हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, कल जो है यानी कि 12 जुलाई है, तो एमकॉम सेकेंड ईयर का CCS यूनिवर्सिटी का मेरठ का मैनेजरल इकोनॉमिक्स का पेपर है MCQ सीरीज़ में। ठीक है, तो अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहा है इस समय, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा और साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। उसमें प्लेलिस्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो उसमें मैंने 500 MCQs ऑलरेडी उसका एक क्वेश्चन बैंक दे रखा है। तो उसमें आज जो है कुछ मैं और ख़ास क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ आपको, जो कि उसमें नहीं है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, आई थिंक 12:30 से लेकर के 2 बजे वाली शिफ्ट में है। तो कुछ क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है। ये लगभग मेरे पास में मैंने जो तैयार किए हैं, ये इस समय मेरे पास 225 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ 101 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने की। तो क्योंकि BA का भी मैंने एक पेपर हिंदी का जो है अभी डिस्कस किया है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ अब, क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटी है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय। तो इसलिए जो है ये एक प्रयास है 101 क्वेश्चन देने का। मौका लगेगा तो मैं पूरे के पूरे आपको जो है क्वेश्चंस करा दूंगा, 225 क्वेश्चन। तो फिलहाल इस पार्ट फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, हिंदी में दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर बाद इंग्लिश में मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें। और एडवांस में आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप सब बहुत अच्छे पेपर की स्टडी करिएगा। सारे पेपर मेरे एमकॉम के MCQ सीरीज़ में मैंने अपलोड कर रखे हैं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के। चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं। जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता है, उसे कहा जाता है, तो उसे हम द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। विभेदकारी मूल्य तब लाभदायक होता है जब, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है कि विभिन्न बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होती है। अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक है। ठीक है, क्रमवाचक ऑर्डिनल दृष्टिकोण से। तो क्या होगा? वो ऑप्शन ए सही है कि उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त मांग है? देखिए, टूथपेस्ट और ब्रश है ना, तो ये जो है एक संयुक्त मांग है। ये क्वेश्चन व्यूअर्स आपका जो TGT और PGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ, अगस्त के मंथ में, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है, थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरे सिलेबस के नहीं है, तो ये एक्चुअली उस पर्पज़ से भी मैंने तैयार किए हैं कि TGT PGT का जो पेपर है और NTA नेट का जो पेपर है, ये क्वेश्चन उस पर्पज़ से भी हैं, तो वो लोग भी कैंडिडेट इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको MCOM वाली प्लेलिस्ट के अलावा NTA नेट का जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उसमें भी इसको अपलोड करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6, सीमांत लागत वक्र उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जबकि प्रतिस्पर्धा शुद्ध हो। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। देखिए, ना तो क्रेता कर सकता है और ना ही विक्रेता कर सकता है। सीमांत फर्म वह है जो, ऑप्शन ए, मूल्य के गिरने पर सबसे पहले उद्योग छोड़ेगा। अधिकतम बिक्री सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं, तो वो रहे हैं बोमल। किसी वस्तु की मांग 30 इकाई से बढ़कर 45 इकाई हो जाती है जब कीमत 12 रुपये से घटकर 10 रुपये रह जाती है, तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच होगी 3.0। ऑप्शन सी, रैखिक मांग फलन पर मांग की लोच, ऑप्शन बी, घटती है जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर अग्रसर होती है। एकाधिकारी
अपने उत्पादन को उस कीमत पर बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच सी इकाई से अधिक हो। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान होती है जब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है जब मांग वक्र, ऑप्शन सी, आयतीय परिवलय वक्र होता है। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कीमत निर्धारण में समय को महत्व दिया, तो वो है प्रोफेसर मार्शल। गोसन का प्रथम नियम है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों, एक तो 14 और एक 15। गोसन का जो प्रथम नियम है वो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। एक रेखीय व समावयव होमोजीनियस उत्पादन फलन का नियम है, तो ऑप्शन ए सही है कि स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी मूल्य लोच शून्य होती है तब वे वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं। उपभोक्ता संतुलन में होता है जब, ऑप्शन सी, कि दी हुई आय पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। एक फलन से तात्पर्य होता है, तो ऑप्शन डी सही है कि एक आश्रित चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध से। इनमें से कौन सा सूत्र औसत और सीमांत आय की सहायता से मांग की लोच मापने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए करेक्ट है। मांग की लोच को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू अपॉन AR माइनस MR। दीर्घकाल में, ऑप्शन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में स्थिर लागतें नहीं होती, यानी कि फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता सी कि बाजार में वर्चस्व स्थापित करने में सफल होते हैं। विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें तीनों काम करते हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं, कि परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं, कपट संधि नहीं करते हैं, कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी करते हैं। पॉप डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक हैं, तो ये भी ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, कि आगत गहनता का, आगतों की उत्पादन लोच का और उत्पादन के साधनों का उत्पादन में अंशदान का, कंट्रीब्यूशन का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है, वो होता है AR वक्र, है ना, एवरेज रेवेन्यू कर्व। चलिए, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि का अनुपालन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने दिया? तो देखिए वो दिया स्लेटस्की ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। किसी सरल रेखा मांग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच का मान होगा, ऑप्शन सी 1.0। रिज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है, तो वो होती है 0। शुद्ध एकाधिकार में निहित है कि उसके उत्पाद की मांग की आड़ी लोच हो, क्या हो, 0, ठीक है, ऑप्शन सी। स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है इसमें, कि जिनका उत्पादन वृद्धि से संबंध नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केवल एक विशिष्ट उपयोगी में आने वाले उत्पादन की के साधन की अवसर लागत, ऑप्शन डी 0 होती है। यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण
प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन लोच होगी अनंत। जब औसत आगम यानी कि AR एवरेज रेवेन्यू वक्र पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, तब सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू का मान होता है, तो वो होता है MR = 0। ऑप्शन डी सही है। बाजार में स्थिर संतुलन हेतु मांग वक्र की ढाल, ऑप्शन सी, कि पूर्ति वक्र के ढाल से अधिक होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वस्तुओं के मध्य ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अंधिमान वक्र को बनाती है, तो वो उसको मूल बिंदु के प्रति उत्तल, ठीक है। एक्चुअली थोड़े से इकोनॉमिक्स के वर्ड हैं, ज़्यादा टिपिकल हैं ये, है ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। मूल बिंदु के प्रति उत्तल, ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि वस्तु की कीमत 20 रुपये है तथा मांग की कीमत लोच 2.5 है, तो उत्पादक की सीमांत आय क्या होगी? तो वो होगी 12 रुपये। सीमांत लागत स्वतंत्र होती है स्थिर लागत से, ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्पादन की आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन ए, क्योंकि स्थिर साधन की अविभाज्यता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित असामान्य लाभ तिरोहित हो जाने का कारण है, तो ऑप्शन बी सही है। उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश के प्रभाव के कारण। जब MUX/PX MUY/PY, तब उपभोक्ता को क्रय करना चाहिए। तो ऑप्शन ए, X की अधिक मात्रा तथा Y की कम मात्रा। विकुंचित मांग वक्र का ऊपरी भाग सापेक्षता ए अधिक लोचदार होता है, ठीक है। एंजिल के नियम के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत बार कई कंपटीशन में आया है कि एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच, ऑप्शन ए सही है, इकाई से कम होती है। समोत्पाद यानी कि आइसोक्वेंट वक्र का ढाल मापता है, तो वो सीमांत उत्पादों का अनुपात जो है वो मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत की किसने? हिक्स ने। अनुभव आधारित गवेषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है बी, एल के समान। कपटपूर्ण अल्पाधिकार में, ऑप्शन बी, कोई समझौता नहीं होता। एकाधिकारी की शक्ति की कोटि की माप किस किस के बीच अंतर से की जाती है? तो ऑप्शन बी सही है कि औसत आगम और सीमांत आगम। किसी फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है, ऑप्शन डी, एकाधिकार में। योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन बी, विक्सटिड ने। उत्पादन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है जहां ए सही है, APL गिरना आरंभ करती है। श्रम की मात्रा को एक इकाई से बढ़ाने पर एक फर्म पूंजी की 2 इकाइयां त्याग करती हैं और फिर भी समान उत्पादन उत्पादित करती है, तब MRTS है, क्या है? तो ऑप्शन सी, 2। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? क्षैतिज होता है। सीमांत उपयोगिता को जिससे ज्ञात किया जा सकता वह है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो देख लीजिएगा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। माइनस आता है, इसमें ध्यान रखना, ऊपर नीचे वाले में प्लस है और ऊपर वाले में माइनस है, तो माइनस आता है। अगर मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका अर्थ है बी, कि मांग फलन उन्नत हुआ है। उत्पादन में घटती लागतें परिणाम है, ऑप्शन ए, कि आंतरिक मितव्ययिताओं का आंतरिक अमितव्ययिताओं से अधिक होना।
कीमत परिवर्तन का प्रतियोगी वस्तु की मांग पर साधारणतः प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, तो वो सीधी दशा में होता है। उत्पादन में अविभाजनशीलताओं से उत्पादन फलन की प्रकृति होती है, तो वो वृद्धि नियम की होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिताओं में अल्पकाल में एक फर्म परिवर्तित कर सकती है, तो ऑप्शन डी सही है इसमें कि परिवर्तनशील आदान संरचना। पूर्ण प्रतियोगिता की मांग गिरने पर कीमत बढ़ेगी यदि उत्पादन निम्न दशा में हो रहा हो। ए कि पैमाने का वृद्धिमान नियम, जब एकाधिकारी की सीमांत लागत 6 रुपये हो और कीमत 10 रुपये हो, तो एकाधिकारी शक्ति की माप होगी, वो होगी 0.4। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में हम उम्मीद करते हैं, ऑप्शन डी, कि मांग की उच्च आड़ी लोच अतिरेक क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है, तो वो होता है गला काट प्रतियोगिता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेमन का दूसरा गिलास। इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज क्लियर नहीं हो पाया, माफ़ी चाहूँगा, PDF फाइल सही नहीं बन पाई। चलिए, लेमन का दूसरा गिलास एक प्यासे लड़के को अपेक्षाकृत कम संतुष्टि प्रदान करता है, तो यह एक स्पष्ट एवं निश्चित विचार है। किसका है? तो घटती उपयोगिता के नियम का। जाहिर बात है, जब हम पहला गिलास पानी पिएंगे तो उससे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, दूसरा गिलास पानी पिएंगे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन होगा। हो सकता है 3 गिलास पानी पीने की इच्छा है, जब हमने तीनों गिलास पानी पी लिया यानी तीसरा गिलास भी पानी पी लिया तो फिर उससे और कम सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये यूटिलिटी वाला जो चैप्टर है आपका उसमें आता है। एक अनाधिमान होता है, ये वक्र दाईं और नीचे ढलुआ होता है, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा तथा दूसरी की कम मात्रा देती है, तो क्या होती है? वही संतुष्टि। कुल लाभ अधिकतम होंगे, कुल लाभ अधिकतम होंगे, जबकि ऑप्शन डी सही है कि टी आर तथा टी सी वक्र समानांतर हो तथा टी आर अधिक हो टी सी से। एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू पी द्वारा दीर्घकालीन संतुलन प्रकट होता है, तो वो प्रतियोगी फर्म का। इनमें से कौन सी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं? सरसों का तेल और नारियल का तेल। ठीक है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहने पर मांग की लोच का गुणांक होता है, तो वो होता है 0। ठीक है, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की दशा में एक फर्म का संतुलन असंगत है यदि बाजार, ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगी है। उत्पादनकर्ता की बचत है यदि उत्पादनकर्ता की बचत है निम्न में अंतर के बराबर, तो वो है ऑप्शन ए, कीमत तथा सीमांत लागत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए कि टेबल दे रखी है आपको कि वस्तु वाई जेड दे रखी है, मात्रा वाई की 40 और जेड की 30, कीमत है वाई की 35 और जेड की 55। तो सीमांत उपयोगिता दे रखी है वाई की 7, तो जेड की कितनी होगी? यह परिकल्पना करते हुए कि उपभोक्ता वाई तथा जेड वस्तु से उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है, जेड वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, तो वो होगी ऑप्शन डी 10। ए इक्वल टू बी इक्वल टू 20 यूटिल्स कथन से तात्पर्य है, तो वो तात्पर्य है ऑप्शन बी कि उपयोगिता का गणनावाचक माप। ठीक है, एक फर्म किसी उत्पादन के साधन को क्रय करने में हुई लागत कहलाती है, तो वो कहलाती है स्पष्ट लागत। मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा जहां कुल परिवर्तनशील लागत को
स्पर्श करती है तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है ना, किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। मांग की आय लोच ऋणात्मक होने पर जैसे जैसे आय घटती है वस्तु की खरीदी गई मात्रा, ऑप्शन बी, बढ़ती है। पूर्ण बेलोचदार मांग में जब कीमत 2% से बढ़ती है तब मांग कम होती है 0% से। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से एक समसीमांत उपयोगिता को दर्शाने वाला समीकरण है। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सब डिवाइड में चीज़ें हैं तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 78 है, प्रथम श्रेणी के विभेदात्मक एकाधिकार का विचार किसने दिया था, प्रोफेसर पीगू ने। निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी कि अत्यधिक विज्ञापन व्यय। पैमाने का उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने से उत्पादन के समस्त साधनों को दुगना करने पर कुल उत्पादन क्या होता है, तो वो 2 गुने से अधिक हो जाता है। सीमांत उत्पादक सदैव, ध्यान रखना, सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा घटती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है तो क्या होता है, तो मांग वक्र दाएं खिसक जाता है। गिफिन वस्तुओं की कीमत में कमी से क्या होती है, मांग में भी कमी आ जाती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत को निम्न की सहायता से मापा जाता है, तो सीमांत उपयोगिता वक्र से। एकाधिकारी के दीर्घकाल में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सी दशा उपयुक्त है, वो है ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू स्मॉलर देन एवरेज रेवेन्यू। मार्शल के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न स्तर पर लागू होता है, तो डी सही है कि मुद्रा के अलावा सभी वस्तुओं पर लागू होता है। कुल उपयोगिता वक्र, डी पहले उठता है तब गिरता है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, तो ये देखिए आपके पास दे रखे हैं 3। उत्पादन के संतुलन बिंदु पर नंबर फर्स्ट, समान मात्रा वक्र समान लागत वक्र को स्पर्श करता है और MRTS बराबर है PL/PK के। और थर्ड भी आपको देखिए फार्मूला दे रखा है। तो अब इन वक्तव्यों में आपसे पूछ रहा है कि क्या सही है, तो ऑप्शन डी है। ये देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है ना, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए, एक द्विअधिकार संतुलन उत्पादन के संदर्भ में अनुपात द्विअधिकार उत्पादन डिवाइडेड बाय प्रतियोगी उत्पादन है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि 1 के बराबर। चलिए, कल्पना कीजिए कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला एक एकाधिकारी अल्पकालीन संतुलन पर है। अब अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए सरकार एकाधिकारी पर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त लगा देती है। इस नीति का एकाधिकारी पर तुरंत प्रभाव ऐसा होगा कि वह क्या होगा, ऑप्शन सी सही है कि उत्पादन स्थिर रखेगा और कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक फर्म को पता चलता है कि वस्तु की 99 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत 995 रुपये है और 100 इकाइयों के उत्पादन की औसत लागत 110 रुपये है, तो इसका अर्थ है कि इस स्तर पर उत्पादन की सीमांत लागत क्या होगी, तो वो केवल 5 रुपये होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विवेकपूर्ण व्यवहार करने वाले एक उपभोक्ता के समक्ष X और Y वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण खरीदने का विकल्प है जिनके उसके लिए निम्नलिखित सीमांत उपयोगिता सूचना दी गई है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, टेबल में। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि
X और Y वस्तुओं की कीमत क्रमशः 2 रुपये और 1 रुपये हो तो उपभोक्ता अपनी जेब में उपलब्ध 15 रुपये से खरीदना पसंद करेगा। तो ऑप्शन डी सही है कि 5 इकाइयाँ X की और 2 इकाइयाँ Y की। ठीक है, चलिए मैचिंग देखते हैं। बहुत आते हैं ऐसे मैचिंग भी, तो मैं सीधा बता देता हूँ कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो देखिए बिल्कुल सही है। कैसे कि मांग में जो विस्तार है वो देखिए, चांस की बात है कि ऑप्शन ए की ठीक है, तो बिल्कुल ये इसके साथ ही मैचिंग कर रहे हैं कि मांग में विस्तार उसी मांग वक्र पर बाईं ओर से दाईं ओर गति। मांग में संकुचन तो 2 नंबर उसी मांग वक्र पर दाईं ओर से बाईं ओर गति। सी है मांग में वृद्धि, तो ये भी 3 नंबर के साथ ये कि मांग वक्र का दाईं ओर स्थानांतरण। तो लास्ट है कि मांग में कमी, तो ये है मांग वक्र का बाईं ओर स्थानांतरण। ठीक है, जो वृद्धि होती है मांग में तो वो राइट साइड जाती है दाहिनी ओर, और जो कमी होती है तो मांग वक्र जो होता है वो ध्यान रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बाजार जो असफलता है उस बाजार असफलता का उदय हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें 3 आपको सिचुएशन दे रहा है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप, पूर्ण प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप और पैमाने की बचतों के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। पहला और तीसरा पॉइंट सही है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप और पैमाने की बचतों के परिणाम स्वरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोई निर्दिष्ट अंधिमान मानचित्र दिखलाता है, तो वो ऑप्शन भी सही है कि रुचियों और अधिमानों का एक निर्दिष्ट स्वरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसी कारक के ह्रासमान सीमांत, थोड़ा सा मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा ये। चलिए देखिए अब क्लियर है। किसी कारक के ह्रासमान सीमांत प्रतिफल मूलतः इस कारण होते हैं कि ऑप्शन ए सही है कि अन्य कारकों के परिणाम अपेक्षाकृत निश्चित होता है। यदि कोई विक्रेता विशेष किसी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अपनी बिक्री दुगनी करना चाहे तो वह, तो ऑप्शन सी सही है कि वह सिर्फ बिक्री के लिए दुगनी मात्रा रखेगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के औसत और सीमांत आय वक्र संपाती होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए फर्म कीमत ग्राही होती है। ठीक है, लाभ के अधिकतमीकरण के लिए सीमांत आय को आवश्यक रूप से सीमांत लागत के बराबर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है कि किसी भी प्रकार के बाजार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका कि गणनावाचक उपयोगिता रॉबिन्सन ने दिया है ना, ये सही मैचिंग आपका नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र आयताकार अति परवलय है तो मांग की कीमत लोच होगी, वो होगी 1.0। तो ये व्यूअर्स कुछ क्वेश्चन आपके एमकॉम के मैनेजरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और आपके बाकी ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो ये मेनली पीजीटी और एनटीए नेट के पर्पज से भी क्वेश्चन है ना, तो दोनों तरह के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, कल के आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।